हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन फॉर केमिस्ट्री लेक्चर। ठीक है, अब जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था बॉन्ड क्लीवेजेस जितने होते हैं उसके बारे में हमारा कंप्लीशन हो चुका था। बॉन्ड क्लीवेजेस, होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ये तो आप पढ़ ही चुके हो। आज के लेक्चर में जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो है टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएजेंट वहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी, बट उससे पहले एक पॉइंट मुझे आपको वहाँ पे बताना है कि बॉन्ड क्लीवेज मतलब होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाने के बाद आपका जो 11 का टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आपको एक छोटा सा चार्ट नीचे दिया गया है। चार्ट लाइक आप बोल सकते हो वो टेबल है। वो टेबल में कुछ क्वेश्चंस उन्होंने वहाँ पे पूछे हैं। वो क्वेश्चंस किस तरीके से है, वहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद आपको फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन मिलता है, आपको कई बार कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन मिलता है, कार्ब अनाइन का फॉर्मेशन मिलता है। तो उस तरीके से क्वेश्चंस वहाँ पे प्रेजेंट है। वो क्वेश्चंस प्लीज़ वहाँ पे एक बार करके देख लीजिए कि वो क्वेश्चंस आपको आ रही या नहीं, या वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज दीजिए कि ये प्रॉब्लम है मैम, ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा। सो लेट अस बिगिन विद द न्यू टॉपिक। कौन सा है? टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। अब बच्चों यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वर्ड है रिएजेंट करके, रिएजेंट के बारे में आपने कहाँ पढ़ा है, थोड़ा सा याद करो। इसी पर्टिकुलर चैप्टर में जब हम थेरोटिकल बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़ाया था। वो जो कंसेप्ट है उसमें आपको सबस्ट्रेट आ रहा है, उसमें जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज़्म क्या है वो डिटेल में बताया गया था। उसमें आपने रिएजेंट के बारे में सुना है। अब रिएजेंट कौन हो सकता है? रिएजेंट मैंने आपको पहले भी कहा है कि वहाँ पे हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो चेंज करने वाला या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो जो भी बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग पूरी तरीके से चेंज करने वाला जो दूसरा सब्सटेंस वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहा जाता है? रिएजेंट कहा जाता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में चेंज करवाने वाला या सबस्ट्रेट का जो भी ऑर्गेनिक कंपोजिशन है उसमें चेंज करने वाला जो सब्सटेंस हम लेते हैं उसे कहा जाता है रिएजेंट करके। अब बच्चों यहाँ पे ये जो टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू टेक इट एज अ बेसिक फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म। और हम ये बोल सकते हैं कि मैकेनिज़्म में जो भी वर्ड्स आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये वर्ड्स क्या है, ये वर्ड्स समझने के लिए आपको इन लेक्चर्स पे थोड़ा फोकस करना होगा। एंड इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो रिएजेंट यहाँ पे होता है, ठीक है बच्चों, ये जो रिएजेंट यहाँ पे होता है, वो रिएजेंट जो होता है वो या तो आयन हो सकता है, या तो एटम हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि रिएजेंट अगर हम बोले तो रिएजेंट सिर्फ आयन के फॉर्म में ही आपको मिल सकता है, वो एटम के फॉर्म में भी मिल सकता है, वो मॉलिक्यूल के भी फॉर्म में मिल सकता है। ये मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, बिकॉज डेफिनेशन जब आप पढ़ते हो तो डेफिनेशन में डायरेक्टली वो यहाँ पे बोलते हैं आयन और एटम और मॉलिक्यूल, इस तरीके से डेफिनेशन स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रिएजेंट जो है वो आयन, एटम या मॉलिक्यूल में से कोई भी एक हो सकता है। अब आपको आयन क्या है ये चीज़ पता है। आयन मतलब या तो फिर उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, वो आयन करके हम बोल सकते हैं। उसमें कुछ रेडिकल का भी वहाँ पे इंक्लूजन हो सकता है। एटम एज अ होल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो एटम है, आइसोलेटेड एटम है। और मॉलिक्यूल तो आपको पता ही है, मॉलिक्यूल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। तो रिएजेंट इन तीनों भी फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। अब रिएजेंट जो है वो रिएजेंट
जैसे हमने देखा है यहाँ पे बेसिकली रिएजेंट्स आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स में रिएजेंट का कैटेगरी हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल करके, इसे इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे आती है न्यूक्लियोफाइल करके, दूसरी कैटेगरी यहाँ पे आती है न्यूक्लियोफाइल करके। अब यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये दो कैटेगरी यहाँ पे आपको मिल गई है। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अगर मिला है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ना भी होगा कि जनरली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलनी चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल एग्जैक्टली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल एग्जैक्टली क्या होता है, एंड देन हम इंडिविजुअली इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा डिटेल में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या है, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज मतलब जिसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है, मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए उसे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पसंद है, इलेक्ट्रॉन की तरफ वो भागना चाहता है या इलेक्ट्रॉन को वो सीक करना चाहता है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। फाइल मतलब टू लव समथिंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। न्यूक्लियोफाइल का मतलब आप क्या समझ रहे हो आप, न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैम ये तो सिर्फ आपने बहुत ही प्रायर बता दिया कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये तो हम बता भी सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज है। यहाँ तक थोड़ा सा समझ लेना, बिकॉज यही इम्पॉर्टेंट होता है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यही आपको आगे का जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन है अबाउट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वो पढ़ने के लिए काम में आएगा। ये अगर आप नहीं समझ सकते या ये आप नहीं समझ सकते तो आगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के जो कंसेप्ट है वो बहुत बड़ी बड़ी लगने लगेगी आपको, ऐसा लगेगा कि हमें सच में कुछ नहीं आ रहा, हमें नहीं पता कि क्या किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली रिएजेंट्स के टाइप हम आज पढ़ रहे हैं। रिएजेंट्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। रिएजेंट्स वो होते हैं कि जो सबस्ट्रेट में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबस्ट्रेट में कोई बदलाव लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन सब्सटेंस को या उन पर्टिकुलर आप बोल सकते हो आयंस को, एटम्स को, और यू कैन से मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, रिएजेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये रिएजेंट की एक हम शॉर्ट में डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। रिएजेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, एक तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा और स्पेसिफाई मैं कर देती हूँ, न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज है। आप थोड़ा सा ध्यान दो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन होते हैं, मतलब वो प्रोटॉन की तरफ वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, प्रोटॉन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में बी आयन, मे बी एटम और मे बी मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन से फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, आयन के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, एटम के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, इवन मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मिल सकते हैं। सबसे पहले बच्चों 1933 में ये एक क्रिस्टोफर इनगोल्ड जो है उन्होंने ये टर्म यहाँ पे कॉइन किया था। रिएक्शन मैकेनिज़्म का जब स्टडी चल रहा था तब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का जो टर्म है वो कैसे और किस तरीके से आगे आया था, वो क्रिस्टोफर इनगोल्ड करके एक पर्सन है, उन्होंने ये पर्टिकुलर नाम जो है वो नाम यहाँ पे दिया था। अब हम लोग इसका डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में, एग्जाम्पल हम लेंगे वहाँ पे। बट पहले थोड़ा सा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। कंसेप्ट जैसे ही अंडरस्टैंड हो जाएगी वैसे आपको रिएक्शन में आप खुद चेक कर सकते हो, आप खुद ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। ओके,
अब देखो बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा और कंसंट्रेशन आपका और बढ़ा लो। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मे बी एनी एटम, it may be in the form of ion, it may be in the form of molecule as well, it may be in the form of molecule as well। ये बेसिक्स पहले पॉइंट्स बहुत अच्छे से इकट्ठे करो, डेफिनेशन प्रिपेयर करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ कि डेफिनेशन जो होते हैं ना, वो लर्न मत किया करो। सबसे पहले कंसेप्ट को समझ लो, उसके बाद आप बुक पढ़ो। डेफिनेशन अपने आप आपकी लर्न हो जाएगी, ठीक है। एटम के फॉर्म में हो सकते हैं, आयन के फॉर्म में हो सकते हैं, या इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल के भी फॉर्म में हो सकता है। बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल है क्या? इलेक्ट्रोफाइल इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। इलेक्ट्रोफाइल इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। अब ये जो लाइन है ना, यहाँ से हम बहुत सी चीज़ें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज है। मतलब उसके पास क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। उसके पास क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तभी वो इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर रहा है, तभी वो इलेक्ट्रॉन को सीक कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कम होना, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में वो क्या करेगा? ऑर्गेनिक रिएक्शन में वो क्या करने की कोशिश करेगा? इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश करेगा। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये उसकी टेंडेंसी रहेगी। सो हम ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल हैज़ अ टेंडेंसी टू सीक इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोफाइल हैज़ अ टेंडेंसी टू सीक इलेक्ट्रॉन और टू जस्ट फोकस वेदर वी विल गेट सम इलेक्ट्रॉन और नॉट, ठीक है। सो इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी यहाँ पे क्या हो रही है? टू सीक इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सकता है? वहाँ पे सीक कर सकता है, ये उसकी टेंडेंसी है। सी और एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन को सीक कर रहा है, और ये क्या कर सकता है? दूसरे से, मतलब किसी सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। दिस इज़ ऑल्सो सेड टू बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या हो सकता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो अगर किसी से इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? वो लेना चाहेगा, वो एक्सेप्ट करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ये इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से एक्सेप्ट करता है? फ्रॉम सबस्ट्रेट। फ्रॉम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। हेंस electrophiles are also said to be, hence electrophiles are also said to be Lewis acids, Lewis acids, ठीक है। आपने ये जो भी यहाँ पे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो चैप्टर है वो आपने पढ़ा है, ठीक है। 10th में आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स करके चैप्टर था, उसमें एसिड बेस से रिलेटेड बहुत सी थियरीज़ है वहाँ पे। जैसे अरेनियस की थियरी होती है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थियरी होती है, वैसे ही लुइस की भी थियरी है कि एसिड किसे कहा जाएगा और बेस किसे कहा जाएगा। तो वहाँ पे उसने कहा है कि एसिड कौन होता है? कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और प्रोटॉन को लूज़ कर रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? एसिड कहा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लुइस थियरी, this particular electrophile acts as a Lewis acid. This particular electrophile acts as a Lewis acid. इलेक्ट्रोफाइल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों? E प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते। इलेक्ट्रोफाइल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? E प्लस से इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सिंपल पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन से फॉर्म में हो सकता है? इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एटम, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आयन, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज है।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो हर जगह पे इलेक्ट्रॉन को सीक करता रहता है, इलेक्ट्रॉन को ढूंढता रहता है, ठीक है, टू सीक इलेक्ट्रॉन, ये उसकी टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर सेड टू बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रोफाइल्स आर सेड टू बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं? फ्रॉम सबस्ट्रेट, फ्रॉम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से वो क्या लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एज दे आर हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सबस्ट्रेट, electrophiles are also said to be Lewis acids. Electrophiles are also said to be Lewis acids. We can say interchangeably it is said that it is Lewis acid. ठीक है, it is a Lewis acid. Then moving towards examples of electrophiles. अब electrophile के example थोड़े से हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा और एग्जाम्पल से और एक टर्म आपको बहुत अच्छे से समझनी है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है, ये टर्म आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझनी है। सबसे पहले एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे उस दिन देखा था CH3 प्लस मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन, इवन यहाँ पे BF3, ठीक है, ट्राईफ्लोरो बोरॉन, ये एक एग्जाम्पल है। BH3 जिसे बोरेन कहा जाता है, BH3 जिसे बोरेन कहा जाएगा, ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे है। और हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे Br प्लस मतलब ब्रोमोनियम आयन, Br प्लस मतलब ब्रोमोनियम आयन, ठीक है, Br प्लस मतलब ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। Br माइनस को क्या कहा जाता है, ब्रोमाइड आयन, Br प्लस को क्या कहा जाता है, ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस में Br मतलब ब्रोमीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज भी कैरी करता है, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, AlCl3, ये एग्जाम्पल यहाँ पे है और इसे बहुत अच्छे से हमें क्या करना है, अब देखना है। अब आप खुद देखो यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, इलेक्ट्रोफाइल्स यू मे फाइंड इलेक्ट्रोफाइल इन द फॉर्म ऑफ एटम और आयन और यू कैन से मॉलिक्यूल। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, एटम के फॉर्म में भी इलेक्ट्रोफाइल मिल सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी मिल सकता है और आयन के फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है। सो आयन के फॉर्म में भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आपको मिल सकता है। सो इस तरीके से अगर आप देखो तो एग्जाम्पल इतने आपके पास है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए मैंने आपको, CH3 पॉजिटिव, मिथाइल कार्बोकेटाइन, उस दिन ही स्टडी किया था हमने मिथाइल कार्बोकेटाइन के बारे में, हेटेरोलिटिक क्लीवेज हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने मिथाइल कार्बोकेटाइन के बारे में स्टडी किया था। यहाँ पे BF3 ट्राईफ्लोरो बोरॉन, यहाँ पे BH3 बोरॉन ट्राईहाइड्राइड, यहाँ पे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड, उसे बोरेन कहा जाता है, BORANE, बोरेन, ठीक है। यहाँ पे Br प्लस ब्रोमोनियम आयन एंड AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या है, क्या है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल्स है, किसके एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स है इलेक्ट्रोफाइल्स के। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रोफाइल के है, थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से ध्यान दो कि इलेक्ट्रोफाइल के अगर ये एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे हैं तो और कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर आउट करने हैं। ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सपोज AlCl3, AlCl3 का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा, AlCl3 का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा तो सेंट्रल एटम कौन सा है वहाँ पे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अराउंड कितने क्लोरीन होते हैं वहाँ पे, 3 क्लोरीन होते हैं, 3 क्लोरीन वहाँ पे होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम के अराउंड 3 क्लोरीन एटम अटैच्ड है, तो एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे एल्यूमिनियम को मिल रहे हैं, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। एक्चुअल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एल्यूमिनियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, एक्चुअल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो 3 बॉन्ड अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ बना रहा है तो अराउंड एल्यूमिनियम एज अ सेंट्रल एटम आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मतलब ये जो सेंटर है एल्यूमिनियम, ये जो सेंटर है एक्चुअल में ये सेंटर एक्ट कर रहा है एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर,
ये सेंटर एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मोर प्रिसाइजली हम यहाँ पे देखते हैं एल्यूमिनियम, सपोज यहाँ पे इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर निकाला। देखो इस स्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम क्या है, आपका सेंट्रल एटम है। अभी कहा मैंने एल्यूमिनियम यहाँ पे सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के अराउंड आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये 2, यहाँ पे ये 2 मतलब 4, और ये यहाँ पे 2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑल टुगेदर एल्यूमिनियम के सराउंडिंग में, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप बोलोगे मैडम एल्यूमिनियम की ही क्यों बात करनी है, Cl की क्यों बात नहीं करनी यहाँ पे। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेंट्रली प्लेस्ड जो एटम होता है, वो सेंट्रली प्लेस्ड एटम जो है वो एटम यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि किस तरीके से आपको जज करने के लिए वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, ये जज करने के लिए। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं बच्चों, अभी कहा मैंने कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वो कमी कौन से भी फॉर्म में हो सकती है, मे बी ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए वो इलेक्ट्रॉन उसे कम पड़ रहे हो, ठीक है, वो कमी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो एल्यूमिनियम के अराउंड यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्यूमिनियम जो है उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए होती है। यहाँ पे एल्यूमिनियम एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ये क्या करके एक्ट करेगा, ये यहाँ पे एक्ट करेगा एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर करके यहाँ पे एक्ट करेगा। मतलब एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 8, उसके पास इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। सो इस सेंटर को क्या कहा जाएगा, इस सेंटर को कहा जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रही हूँ। इस सेंटर को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहा जाएगा, ठीक है। इस सेंटर को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहा जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये इलेक्ट्रॉन की कमी जो है ये कौन देखता है, सबस्ट्रेट देखता है। जिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या बनाने की कोशिश करेगा, वहाँ पे बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज वहाँ पे आएगा और वो इस सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज वहाँ पे आएगा और वो इस सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस इतना आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो कि ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं उस एग्जांपल में से एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। AlCl3 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे अगर आप देखो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता है कि एल्यूमिनियम के अराउंड 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से याद रखने की कोशिश करो। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है AlCl3 में, ये आप कंसिडर करोगे। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जो इलेक्ट्रॉन को सीक कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन की मदद चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब यहाँ से आपको क्या क्या समझ में आया है इलेक्ट्रोफाइल के बारे में एक बार समराइज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, सबसे पहला आपको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं, चाहे वो आयन का फॉर्म हो, एटम के फॉर्म में मिल सकते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिल सकते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन को सीक करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पे भी वैसा चांस मिल जाएगा वहाँ उसके साथ वो बॉन्डिंग बना लेंगे। इतना तो हमने यहाँ पे पढ़ा। इलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकते हैं, आइडेंटिफाई करना है भाई आपको, इलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल एक आप पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, एक्सेप्शनल केसेस है, वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगी जो मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ इसके लिए। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड जो भी आपको आयंस मिल रहे हैं, जनरली एक्सेप्शनल केसेस होते हैं और है, अभी मैं बताने जा रही हूँ। पॉजिटिवली चार्ज जो स्पेसीज आपके सामने दिखाई देते हैं,
जनरली वो एक्ट करते हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और कौन एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल? जिसके पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑलरेडी है, बट जो एज अ सेंट्रल एटम कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी को फील कर रहा है फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर ऑक्टेट। ठीक है, वो भी क्या वहाँ पे एक्ट करता है? इलेक्ट्रोफाइल करके एक्ट करता है। बट जो मैंने अभी चीज़ आपको बताई है वो अप्लाई हो सकती है यहाँ भी, BF3 BH3 यहाँ भी हो सकती है। बिकॉज अगर आपने यहाँ पे देखा BH3 में भी आपको वही दिखाई देगा कि बोरॉन बीइंग अ सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड्स उसने बनाए हैं? 3 बॉन्ड्स उसने बनाए हैं। ठीक है, तभी वो न्यूट्रल कंडीशन में है, वो बात अलग है। बिकॉज वो डाइमर फॉर्म करता है, वो भी बात अलग है। बट BH3 जो है यहाँ पे, वो BH3 भी वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल करके ऐड करेगा। BH3 में जो बोरॉन है ना आपका, वो वहाँ पे क्या करके ऐड करेगा? इलेक्ट्रोफाइल करके ऐड करेगा। सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल को अच्छे से देख ले। 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज अगर उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर, या आप बोल सकते हो किसी भी एटम के ऊपर, तो जनरली हम ये कंसिडर करेंगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल करके एक्ट कर रहा होगा। देर इज़ एक्सेप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। बार बार मैं ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, एक्सेप्शन भी इसी लेक्चर में आपको पता चलेंगे। सेकेंड है कि जहाँ पे मॉलिक्यूल, मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, बट उसमें कोई सेंटर, उसमें कोई एटम ऐसा है कि जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, जैसे यहाँ पे AlCl3 में Al। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो 2 तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो आपका सेंट्रल एटम है, उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, या तो फिर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। चलो अब हम एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन में क्या है? यहाँ पे मैंने कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पहले समझ लो, ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, और यू कैन से ऑल पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, सब नहीं होते। ये जनरल स्टेटमेंट था कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है भाई, उसको डाल दो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में। बट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सपोज H3O+, कौन सा आयन है ये बच्चों अच्छे से समझने की कोशिश करो। दिस इज़ हाइड्रोनियम आयन, दिस इज़ व्हाट? हाइड्रोनियम आयन। और यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे NH4+। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस आयन? दिस इज़ अमोनियम आयन। अब ये आयन के जो नाम है ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स का चैप्टर था आपको, तो उसमें ये नाम आपने पढ़े हैं। तो H3O+ एंड NH4+, ये दोनों भी आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं भाई, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे गलती मत करो। यहाँ पे H3O+ और NH4+ ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल करके एक्ट नहीं करते, बिकॉज उनमें से जो सेंट्रल एटम है, जैसे ऑक्सीजन की मैं बात करूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, उसके पास बॉन्डिंग करने के लिए कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट d ऑर्बिटल वहाँ पे नहीं है, तो वो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल करके एक्ट नहीं करेगा। अगर उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, बेसिकली उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, तो अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रखेगा कहाँ पे? ये भी तो पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेगा, बट इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे रिसाइड करने के लिए कुछ जगह भी होनी चाहिए। उस जगह का नाम क्या होता है? मैंने कहा था ऑर्बिटल नाम होता है। तो वो जो ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल वैकेंट d ऑर्बिटल ना ही ऑक्सीजन के पास है, ना ही वहाँ पे नाइट्रोजन के पास है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो वैकेंट d ऑर्बिटल जो होते हैं उनका प्रेजेंस ना होने पर इनको कौन से कैटेगरी में नहीं डाला गया? दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, दो दे possess पॉजिटिव चार्ज, दो दे possess पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल में ये 2 ऐसे केसेस है कि जो पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल करके एक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास, अगर वहाँ पे उन्होंने
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद उनके पास कोई ऐसा ऑर्बिटल ही नहीं है, कोई ऐसी जगह ही नहीं है वैकेंट इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। सो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। हेंस दो having presence of positive charge on it, they are not included in a list of electrophiles. They are not included in a list of electrophiles. कौन कौन से? यहाँ पे ये है एक हाइड्रोनियम आयन H3O+ और ये है एक अमोनियम आयन NH4+।